हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड जिसका कि सब्जेक्ट कोड बीपी 702T है, जो कि हमारे बी फॉर्म के 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट है। उसके यूनिट 2 टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र में इस वीडियो में हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है उसको आसान तरीके से समझेंगे, और क्वालिटी कंट्रोल में एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र की प्रोसेस को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफ़र की प्रोसेस को देखें तो इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी को अगर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करती है तो वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गाइडलाइन को फॉलो करके उसको ट्रांसफ़र करती है। और साथ साथ में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने द्वारा डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफ़र करता है तो वो भी हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की गाइडलाइन को फॉलो करके उसको प्रॉपरली ट्रांसफ़र करता है। और जब भी टेक्नोलॉजी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफ़र होती है तो हमारी जो प्रेमाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं, प्रोसेस है और सिस्टम्स हैं, उन सब का हमें वहाँ पे प्रॉपर क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन फिर से करने की आवश्यकता होती है एट द रिसीविंग यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझेंगे। और इसको भी समझने से पहले हम लोग एक बार फिर से क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन और जो वैलिडेशन की प्रोसेस है इसके बारे में आप लोगों ने छठे सेमेस्टर में क्वालिटी एश्योरेंस में प्रॉपरली स्टडी किया था, तो एक बार इसको फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो जब भी मैं क्लास में इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिफिकेशन। और अधिकतर स्टूडेंट ये बोलते हैं कि योग्यता को हम लोग क्वालिफिकेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही, क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता ही होता है। तो जो रिसीविंग यूनिट है वो बेसिकली इतनी योग्य है कि नहीं कि सेंडिंग यूनिट के द्वारा भेजी जाने वाली टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर सकती है और उसको प्रॉपर कैरी आउट कर सकती है। उसी को टेस्ट करने की, उसी को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की जो हमारी प्रोसेस है उसको हम लोग क्वालिफिकेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए एज पर द डेफिनीशन क्वालिफिकेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन में बी डिफाइंड एज एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स दैट एनी प्रेमाइसेस system and equipment that these are properly installed and work correctly as per set of standard। तो क्वालिफिकेशन क्या है? ये एक प्रकार का हमारा ऐसा एक्ट या प्रोसेस होता है जिससे हम लोग इस चीज़ के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रेमाइसेस है, जो सिस्टम्स हैं और जो इक्विपमेंट्स हैं रिसीविंग यूनिट पे वो अच्छे से इंस्टॉल किए हुए हैं, प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं और वो सही से काम कर रहे हैं एज पर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड। उसी के डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करने के एक्ट या प्रोसेस को हम लोग क्वालिफिकेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि एज पर द सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो भी प्रेमाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जगह की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, वो हमारे रिसीविंग यूनिट पे सही से इंस्टॉल की गई हैं कि नहीं और सही से काम कर रही हैं कि नहीं, उसी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रोवाइड करने के एक्ट और प्रोसेस को हम लोग क्वालिफिकेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। क्योंकि अगर रिसीविंग यूनिट के पास प्रॉपर प्रेमाइसेस नहीं होगा, सिस्टम नहीं होंगे और इक्विपमेंट नहीं होगा तो वो टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। अब अगर हम लोग वैलिडेशन के बारे में बात करते हैं तो वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन इज डिफाइंड एज द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट हेल्प इन कंट्रोलिंग critical parameters of process equipment material activities or system which would result in product of consistent quality to meet the predetermined स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि वैलिडेशन क्या है? ये एक हमारे डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस होते हैं वो होते हैं कि जितने भी हमारे प्रोसेस हैं उसके जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल किए गए हैं, इक्विपमेंट के क्रिटिकल जो पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं, जो मटेरियल या एक्टिविटीज़ हैं उनके क्रिटिकल पैरामीटर्स प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं और जो सिस्टम वहाँ पे यूज़ हो रहा है उसके सारे क्रिटिकल पैरामीटर प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं। उसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को प्रोवाइड करना सिंपली वैलिडेशन कहता है। और अगर इन सब के क्रिटिकल पैरामीटर प्रॉपरली कंट्रोल्ड हैं तो जो हमारा प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन है
उससे हमें उसके अनुसार जो हमारे है क्वालिटी के पैरामीटर्स वो प्रॉपरली मीट होंगे और ये हमें कंसिस्टेंटली एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमें उससे बनते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो आई थिंक सो इन दोनों की डेफिनेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इनको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, जो क्वालिफिकेशन है उसकी भी डेफिनेशन को और वैलिडेशन की भी डेफिनेशन को। अब हम लोग यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसमें क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन क्या है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जब भी हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन में क्वालिफिकेशन और जो वैलिडेशन है फैसिलिटीज़ का, इक्विपमेंट्स का, सिस्टम्स का और प्रोसीजर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। जब तक हम लोग अपने फैसिलिटी, इक्विपमेंट, सिस्टम और प्रोसीजर्स का प्रॉपर क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन रिसीविंग यूनिट पे नहीं कर देते हैं तब तक हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्वालिफिकेशन एंड जो वैलिडेशन है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। अब आइए हम लोग उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन इनेबल आर यू टू रिप्रोड्यूस द प्रोसेस, मेथड एंड प्रोसीजर इन ए रूटीन एज स्पेसिफाइड बाई SU। तो जो सेंडिंग यूनिट है उसके द्वारा स्पेसिफाई जो भी प्रोसेस है, मेथड है, प्रोसीजर्स है वो वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन को करने के बाद में RU इस चीज़ से इनेबल हो जाता है कि वो उसको आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकता है, बार बार उसको सिंपली परफॉर्म कर सकता है जैसा कि सेंडिंग यूनिट के द्वारा स्पेसिफाई किया गया है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जब भी हमारे प्रोसेस का, मेथड का और प्रोडक्ट का प्रॉपर क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन हो जाता है रिसीविंग यूनिट पे, तो जो हमारी है रिसीविंग यूनिट वो हर एक प्रोसेस को, मेथड को, प्रोसीजर्स को आसानी से बार बार परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद में अगर अगले पॉइंट को देखते हैं तो ये क्या है, वैलिडेशन परफॉर्म शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन ए वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो जब भी कोई भी वैलिडेशन की प्रोसेस की जाती है तो उसको हम लोग वैलिडेशन का जो मास्टर प्लान है उसमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करते हैं और उसके जितने भी हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन भी करते हैं इन द वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो जब भी वैलिडेशन की प्रोसेस को किया जाता है तो उसको करने से पहले एक वैलिडेशन का प्रॉपर मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लोग VMP बोलते हैं और उसमें हमारी जितनी भी जो यहाँ पे वैलिडेशन की प्रोसेस है जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको प्रॉपरली उसके अंदर डॉक्यूमेंटेड करते हैं और उसके जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उनको भी उसमें प्रॉपरली डिफाइन करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट को देखें तो अगर हम लोग जो इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होता है उसमें बात करते हैं तो ये जो वैलिडेशन मास्टर प्लान होता है वो बेसिकली जो रिसीविंग यूनिट है वहाँ पे इसको प्रिपेयर किया जाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को करने से पहले। लेकिन अगर हम लोग इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारी रिसीविंग यूनिट है वो बेसिकली सेंडिंग यूनिट के द्वारा बनाई हुई वैलिडेशन मास्टर प्लान की को ही वहाँ पे फॉलो करती है और वैलिडेशन को परफॉर्म करने का काम करती है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर इंटर कंपनी ट्रांसफ़र होता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस कंडीशन में जो रिसीविंग यूनिट है वो एक वैलिडेशन मास्टर प्लान को प्रिपेयर करती है और उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस को करती है। लेकिन अगर जो हमारा ट्रांसफ़र है वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र होता है, अपनी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की किसी दूसरी लोकेशन पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रही है, तो जो सेंडिंग यूनिट है जो कि सेम कंपनी का ही है उसी के वैलिडेशन मास्टर प्लान को जो रिसीविंग यूनिट है वो फॉलो करती है और उसी पे वो अपना वैलिडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम करती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि हर एक जो प्रोजेक्ट है हमारा उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं उसमें हर एक स्टेप में रिसीविंग यूनिट को एक वैलिडेशन प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करना चाहिए और वो जो हमारा वैलिडेशन प्रोटोकॉल है वो हर एक जो प्रोजेक्ट के स्टेप है उनका जब वो प्रिपेयर करती है और उसको फिर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करती है तो उसके बाद में हर एक जो वैलिडेशन प्रोटोकॉल है उसको फिर वो एक और डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंटेड करती है जिसको हम लोग वैलिडेशन रिपोर्ट के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा एक प्रोजेक्ट है, लाइक हम लोग टैबलेट की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें ग्रेनुलेशन के लिए अलग प्रोटोकॉल को हम प्रिपेयर करेंगे,
पंचिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, कोटिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा और पैकिंग के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा। और हर एक प्रोटोकॉल जब उसको हम लोग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर उसको एक फाइनल हमारा रिपोर्ट, जिसको वैलिडेशन रिपोर्ट बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे। और जब तक एक प्रोटोकॉल कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, हम लोग दूसरे पे ट्रांसफ़र सिंपली नहीं होते हैं। तो हम आसान तरीके से कह सकते हैं प्रोजेक्ट के हर एक स्टेप का एक अलग से वैलिडेशन प्रोटोकॉल रिसीविंग यूनिट प्रिपेयर करता है। और जब वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद में फिर उसकी रिपोर्ट को वो वैलिडेशन रिपोर्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेड करता जाता है। उसके बाद अगले पॉइंट को अगर देखें तो ये है हमारा द आर यू शुड डेवलप ए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एंड एस यू शुड प्रोवाइड द ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द रिलेवेंट पर्सनल्स लाइक जो है हमारे प्रोडक्शन टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स, एनालिटिक, जो हमारे वहाँ पे हैं एनालिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, और भी जो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है उनको ये प्रोवाइड करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो रिसीविंग यूनिट है वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल डेवलप करती है और उस ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल के अनुसार सेंडिंग यूनिट, जो हमारे रिसीविंग यूनिट के पर्सनल्स हैं, उनको प्रॉपरली अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और जब वो उनको प्रॉपरली ट्रेन कर देता है तो वो आसानी से हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वैलिडेशन और जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों को प्रॉपरली अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन है उसके जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट। तो जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है तो जो भी फैसिलिटीज़ रिसीविंग यूनिट के पास में है और इक्विपमेंट्स रिसीविंग यूनिट के पास में है, सबसे पहले उनका क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन की प्रोसेस की जाती है। और अगर फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट प्रॉपरली सही हैं तब हम लोग आगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की प्रोसेस की ओर कैरी आउट यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है प्रोसेस वैलिडेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उसका प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं उसके पहले हमें अगर वहाँ पे एनालिटिकल जो मेथड है उनको ट्रांसफ़र करना भी हमें है तो उस कंडीशन में इसके पहले हम लोग करते हैं वैलिडेशन ऑफ द एनालिटिकल टेस्ट मेथड, या इसको हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन को सिंपली परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा अगर हमें एनालिटिकल मेथड को भी प्रॉपरली ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दूसरा स्टेप कौन सा हो जाएगा, दूसरा स्टेप है वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल टेस्ट मेथड। और एनालिटिकल मेथड जो वैलिडेशन है वो उसको हमें परफॉर्म करना है, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास में जो भी इंटरमीडिएट बन रहे हैं या इंग्रेडिएंट हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, एक्सिपिएंट्स हैं, या जो फाइनल प्रोडक्ट है उनको टेस्ट करने के मेथड हम उन्हें प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक हमारा जो प्रोसेस है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि अगर जो इंग्रेडिएंट हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, वही हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर आगे की प्रोसेस को कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा दूसरा स्टेप ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा प्रोसेस वैलिडेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। तो जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उसका फिर हम लोग प्रोसेस वैलिडेशन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो एक बार जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस का वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो पैकिंग की प्रोसेस है उसका प्रोसेस वैलिडेशन सिंपली परफॉर्म करते हैं। और जब हमारी पैकिंग भी कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो एरिया है उसको क्लीन करने के लिए क्लीनिंग वैलिडेशन की प्रोसेस को हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिससे कि प्रॉपर क्लीनिंग भी हमारे जो प्रीमाइसेस है, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी हो सके। तो आई थिंक सो ये सारे सेक्शंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले हम लोग फैसिलिटी और इक्विपमेंट्स का क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन की प्रोसेस को करते हैं। अगर हमें एनालिटिकल मेथड भी ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग वहाँ पे जितने भी हमारे एनालिटिकल टेस्ट के मेथड हैं उनका वैलिडेशन करते हैं, या इसी को हम लोग एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन भी बोलते हैं। जब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका प्रोसेस वैलिडेशन हम लोग सिंपली परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है उसका फिर पैकिंग की प्रोसेस होती है, तो पैकिंग का जो प्रोसेस वैलिडेशन है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। और पैकिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर जो एरिया, इक्विपमेंट वगैरह है उनका क्लीनिंग प्रॉपरली हो, उसके लिए हम लोग क्लीनिंग वैलिडेशन को सिंपली परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर द 5 सेक्शंस विच आर परफॉर्म फॉर द क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र।
तो आई थिंक सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल में एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो जब भी सेंडिंग यूनिट अपनी टेक्नोलॉजी को रिसीविंग यूनिट को ट्रांसफ़र करता है तो उस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के जो मेथड्स होते हैं, एनालिटिकल मेथड्स होते हैं, उनको भी उसे प्रॉपरली ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब रिसीविंग यूनिट उस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म करेगा और उसके इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट के पैरामीटर्स को उसे चेक करना होगा, तो वो इन्हीं मेथड्स को बेसिकली वहाँ पे यूज़ करेगा। तो आइए अब हम लोग जो एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र है उसको समझ लेते हैं। तो अगर ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र, तो ये क्या है, दिस प्रोसेस इज डन टू इंश्योर दैट द रिसीविंग यूनिट शुड हैव प्रोसीजरल नॉलेज एंड एबिलिटी टू परफॉर्म द एनालिटिकल टेस्ट। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें इस चीज़ से इंश्योर करती है कि जो रिसीविंग यूनिट है उसके पास में जो एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसकी प्रॉपर जो प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रोसीजर की प्रॉपर नॉलेज है, वो वहाँ पे उसको उसके अंदर डेवलप कर दी गई है। साथ साथ में जो भी एनालिटिकल टेस्ट है उनको परफॉर्म करने की एबिलिटी भी हमारे रिसीविंग यूनिट के पास है। उस चीज़ को इंश्योर करने की प्रोसेस को ही हम लोग एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर और आसान तरीके से कहें तो इसमें बेसिकली हम लोग जब एनालिटिकल मेथड को ट्रांसफ़र करते हैं तो हम इस चीज़ से इंश्योर हो जाते हैं कि जो रिसीविंग यूनिट है वो अब जितने भी एनालिटिकल टेस्ट है उनको उसके प्रोसीजर भी उसको अच्छे से क्लियर हो गए हैं और उसको वो आसानी से परफॉर्म भी कर सकती है। अब आइए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये जो फेज़ है हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, जिसमें हम लोग एनालिटिकल मेथड को ट्रांसफ़र करते हैं, वो बेसिकली प्रोसेस वैलिडेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें इसको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी बात किया कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को जो हमारे एनालिटिकल मेथड है उसके साथ में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना है तो हम प्रोसेस वैलिडेशन को करने से पहले हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में जो हमारा एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करना होता है। तो अब अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये जो हमारा एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र है उसका जो प्रोटोकॉल है उसको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडिंग यूनिट के पास होती है। क्योंकि जो सेंडिंग यूनिट है उसी को ये पता है कि हर एक प्रोसेस में जो हमारे इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स हमें चेक करने हैं। तो वो उसके एक प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडिंग यूनिट की होती है और उसमें वो किन किन चीज़ों को क्लियरली डिफ़ाइन करता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो जो प्रोटोकॉल है उसमें सबसे पहली चीज़ जो डिफ़ाइन होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र। तो जो भी हम लोग एनालिटिकल मेथड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके स्कोप क्या है, मतलब उसको करने के बाद में हमें क्या क्या चीज़ों की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाएगी। तो ये हमें प्रोटोकॉल में सबसे पहले डिफ़ाइन होना चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमारे प्रोटोकॉल में प्रॉपरली डिफ़ाइन होनी चाहिए कि सेंडिंग यूनिट की उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन्ड होनी चाहिए। पहली जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, टू असिस्ट इन द एनालिसिस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे उसमें सेंडिंग यूनिट जो हमारा है रिसीविंग यूनिट उसको उन टेस्ट को परफॉर्म करने में प्रॉपरली असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंडिंग यूनिट की है। उसके बाद में जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हैं, जो हमारे सैम्पलिंग मेथड्स हैं इंग्रेडिएंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, और जो सैम्पल्स हमें लेने हैं उन सबको प्रॉपरली डिफाइन करना ये सेंडिंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका क्या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसको प्रॉपरली सेंडिंग यूनिट को डिफाइन करना चाहिए। उसके क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होंगे उसको प्रॉपरली सेंडिंग यूनिट को यहाँ पे डिफाइन करना होता है। जितने भी हमारे सैम्पलिंग मेथड्स हैं इंग्रेडिएंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, उनको भी प्रॉपरली उसको डिफाइन करना होता है और हमें कौन कौन से और कब कब सैम्पल्स लेने हैं उनको भी प्रॉपरली सेंडिंग यूनिट को डिफाइन करना होता है और वो इस प्रोटोकॉल के अंदर उसको प्रॉपरली डिफाइन करता है। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंडिंग यूनिट की वो है हमारा ये है मेथड स्पेसिफिक ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी हमारे
SOPs हैं हर एक टेस्टिंग के लिए, उसको प्रॉपरली अप्रूव्ड जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको उसको प्रोवाइड करना चाहिए। जो इक्विपमेंट हो गए, उसके साथ साथ में अगर कोई स्टैंडर्ड या जो जो हमारे रेफरेंस वगैरह टेस्ट में यूज़ हो रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को सेंडिंग यूनिट को प्रोवाइड करना होता है। साथ साथ में जो वैलिडेशन रिपोर्ट है और वैलिडेशन प्रोटोकॉल है, उसको भी सेंडिंग यूनिट को, रिसीविंग यूनिट को प्रॉपरली प्रोवाइड करना होता है। हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है हर एक टेस्ट को करने के लिए, हर एक मेथड को परफॉर्म करने के लिए, उसको भी प्रोवाइड करना सेंडिंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक टेस्ट के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, इक्विपमेंट के अप्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स हैं, उन सबको प्रोवाइड करना भी सेंडिंग यूनिट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ में अगर कोई भी वहाँ पे स्टैंडर्ड या रेफरेंस सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन को सेंडिंग यूनिट ही प्रोवाइड करेगा, और वैलिडेशन रिपोर्ट और वैलिडेशन प्रोटोकॉल को भी प्रोवाइड करना सेंडिंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अंतिम जो सेंडिंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, टू असिस्ट इन द एनालाइजिंग रिजल्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको भी एनालाइज करने में वो वहाँ पे रिसीविंग यूनिट को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। ये भी जो सेंडिंग यूनिट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंडिंग की, और ये प्रॉपरली प्रोटोकॉल के अंदर डिफाइंड होनी चाहिए। उसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिसीविंग यूनिट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये भी प्रोटोकॉल में प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, ये है मेक श्योर द पर्सनल्स इन्वॉल्व इन टेस्टिंग हैव बीन प्रॉपरली ट्रेंड। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करना, मेक श्योर करना कि जो भी पर्सनल्स ट्रेनिंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड किए गए हैं कि नहीं सेंडिंग यूनिट के द्वारा, उसको भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिसीविंग यूनिट की होती है। उसके बाद में अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसीविंग यूनिट की वो क्या है, टू गेट द डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम विच कैन रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड टेस्ट ऑफ द सैंपल। तो जो भी सैंपल्स हैं उनके जो हमारे रिसिप्ट हैं और जो उसकी टेस्टिंग है, उसके जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उसको प्रॉपरली उसका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है, किस तरीके से उसको डॉक्यूमेंटेड करना है, उसकी भी प्रॉपर जो प्रोसीजर है वो जो रिसीविंग यूनिट है उसके पास प्रोवाइड की गई हैं कि नहीं, उसको भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीविंग यूनिट की होती है। कि हर एक टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद में जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे उसको किस तरीके से डॉक्यूमेंटेड करना है, वो भी सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड करता है। और ये प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रिसीविंग यूनिट की होती है। उसके बाद में अगर अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो वो क्या है, ये है हमारा द रिव्यू एनालिटिकल मेथड वो रिसीव्ड बाय द सेंडिंग यूनिट एंड एग्री ऑन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो जो भी हमारे एनालिटिकल मेथड है जो कि सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रॉपरली रिव्यू करना कि वो सही है कि नहीं, उसको करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसीविंग यूनिट की होती है। और उसके जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उस पर भी एग्री होना यहाँ पे रिसीविंग यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर जो सेंडिंग यूनिट है वो जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया प्रोवाइड कर रहा है, अगर रिसीविंग यूनिट को ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो उससे फिर प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पे होगा, और उस डिस्कशन के बाद में अगर जो हमारी रिसीविंग यूनिट है वो उन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे एग्री हो रही है, तो उसी को वहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। अगर उसे लगता है कि अभी भी कोई गड़बड़ी है, तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को वो अपने हिसाब से वहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है। उसके बाद में अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या है, ये है टू मेक श्योर द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर द QC आर अवेलेबल एंड क्वालिफाइड एट द RU। तो जो भी क्वालिटी कंट्रोल के लिए इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, हर एक टेस्ट को परफॉर्म करने की इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ पे है कि नहीं, उस चीज़ को वो अवेलेबल है कि नहीं और प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि नहीं, उसको भी मेक श्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रिसीविंग यूनिट की होती है। एज पर द रिक्वायरमेंट सारे इक्विपमेंट जो रिसीविंग यूनिट है उसके पास में अवेलेबल होने चाहिए, और वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होने चाहिए, और सही से वहाँ पे वर्क करने चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, जो भी हम एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका क्या स्कोप है और क्या ऑब्जेक्टिव है, वो प्रॉपरली डिफाइन होना चाहिए।
सेंडिंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए और रिसीविंग यूनिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। अगला पॉइंट जो प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड होता है वो क्या है, एन एनालिटिकल ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। तो जो भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है उसका क्या प्रोटोकॉल है वो भी इस प्रोटोकॉल के अंदर प्रॉपरली इंक्लूडेड होता है कि किस किस तरीके की ट्रेनिंग हमें कब कब और किनको किनको प्रोवाइड करना है। तो इन सब की प्रॉपर इंफॉर्मेशन इस प्रोटोकॉल के अंदर इंक्लूडेड होती है। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और उसके जो आउटकम्स हैं उनको प्रॉपरली उनका डॉक्यूमेंटेशन भी इस प्रोटोकॉल के अंदर हमें इंक्लूडेड करना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेनिंग एक्टिविटी परफॉर्म की गई हैं उनको हमें इसमें प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड करना होगा। साथ साथ में उस ट्रेनिंग को परफॉर्म करने के बाद में आउटकम क्या आया उसका भी प्रॉपर रिपोर्टिंग इस प्रोटोकॉल में हमें प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद में जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं, एक्सिपिएंट हैं और फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं उनकी आइडेंटिटी, पोटेंसी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्प्योरिटी हैं, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी है और भी जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंफर्म करने के लिए इन सब पे एपीआई, एक्सिपिएंट या फिनिश्ड प्रोडक्ट पे कौन कौन से टेस्ट अप्लीकेबल हैं उसकी प्रॉपर जो लिस्ट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एक्सिपिएंट या फिनिश प्रोडक्ट है उस पर हमें कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करना है, किस किस जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको जांचने के लिए उसके सारे टेस्ट जो उसके ऊपर अप्लीकेबल हैं उसको हमें सिंपली इस प्रोटोकॉल में प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद में ये जो हमारे टेस्ट हैं उनको बेसिकली हम लोगों ने कौन कौन से फार्माकोपिया के जो मोनोग्राफ्स हैं वहाँ से लिया है उसके भी रेफरेंस हमें प्रोवाइड करने चाहिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है उस टेस्ट के बारे में तो वो उस प्लेस पे जा करके उस जो फार्माकोपिया है या जो हमारा कंपेंडियल है मोनोग्राफ वहाँ पे जा करके उसको देख सकता है कि वो प्रॉपरली ऑथेंटिक है कि नहीं। और उसके बाद में जो अगला और अंतिम पॉइंट इसमें इंक्लूडेड होता है वो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड देयर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो हर एक टेस्ट को परफॉर्म करने का जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है वो इस प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड होता है और उस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के अंदर हैं कि नहीं, एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, उसके लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल ऑफ एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र। तो आई थिंक सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन के रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी और क्वालिटी कंट्रोल में जो एनालिटिकल मेथड ट्रांसफ़र है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।